जीके प्रश्न उत्तर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न के उत्तर के साथ इसका फैक्ट भी आपको बताया जाएगा जिससे आप उस प्रश्न को उत्तर को अच्छी तरह से समझ सकें और याद कर सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताते चलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है आर.के. शनमुखम चेट्टी। आपको बता दें, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। चेट्टी का जन्म 1892 में हुआ था। वे एक वकील, राजनेता और अर्थशास्त्री थे। अगला सवाल देखते हैं, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो आपको पहले बताते हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1970-71 के बीच वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था, लेकिन 2019 में निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। तो इसका जो प्रश्न का ऑप्शन ए है वो सही है, इंदिरा गांधी। देखते हैं अगला सवाल, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, मिश्रित, वो करेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार यंत्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है तथा दोनों एक इकाई के दो घटक के रूप में कार्य करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त की जाती है? चलिए डिटेल में बताते हैं। पहले आपको, देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुएं ही शामिल की जाती हैं, अंतर्वर्ती वस्तुएं नहीं। यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, ये करेक्ट है। अगला सवाल, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, मनमोहन सिंह, वो करेक्ट है। हम आपको बताते हैं कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत साल 1992 ईस्वी से हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पी.वी. नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी तथा जीडीपी के आधार पर 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखते हैं अगला सवाल, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए कि नीति आयोग जो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा अस्तित्व में आया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। देखते हैं अगला सवाल, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, जबकि इसकी घोषणा केंद्र सरकार करती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो आपको पहले बताते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान वी.के.आर.वी. राव ने किया था। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है, वी.के.आर.वी. राव, वो करेक्ट है। अगला सवाल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो ऑप्शन ए है, 2 अक्टूबर 1952 को, वो करेक्ट है। तो पहले समझते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं उसके श्रेष्ठकर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शक करना था, क्योंकि ग्रामीण समुदाय का संपूर्ण जीवन किसी न किसी रूप में कृषि से ही प्रभावित होता है। देखते हैं अगला सवाल, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपए के सिक्कों, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक के पास है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों को देश भर में वितरण कार्य करता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन ए है, वित्त मंत्रालय के सचिव का, ये करेक्ट है। अगला सवाल, राजकोषीय घाटा क्या है?
तो आइए पहले समझते हैं राजकोषीय घाटे को। राजकोषीय सरकार के कुल खर्च और उधारी को छोड़कर कुल कमाई के बीच का अंतर होता है। सरल शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। ज्यादा राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार को ज्यादा उधारी की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन ए है 1994-95 वो करेक्ट है। भारत में सेवा कर 1994-95 से लागू हुआ था। दोस्तों, परीक्षा उपयोगी इन सवालों को जानकर एक लाइक तो बनता है, तो आप लाइक करें। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है हेरोड-डोमर मॉडल। ऑप्शन जो ए है इसका वो करेक्ट है। आपको बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 समृद्धि मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन ए है जो हेरोल्ड-डोमर मॉडल करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका जो ऑप्शन ए है गर्म मुद्रा वो करेक्ट है। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली मुद्रा को हॉट मनी अथवा गर्म मुद्रा कहते हैं। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं यह स्थानांतरित हो जाती है। अगला सवाल, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन बी है राजा जे चेलैया समिति, यह करेक्ट है। कर आधार को और विस्तृत करने के लिए चेलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को 1994-95 की केंद्रीय बजट में शुरू किया गया था। इसमें 3 सेवाओं टेलीफोन, सामान्य बीमा तथा स्टॉक ब्रोकर्स पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। अगला सवाल, भारत में कृषि फसल की अवधि क्या होती है? तो इसका ऑप्शन डी है 1 जुलाई से 30 जून, वो करेक्ट है। फसल वर्ष की अवधि तो बता दें कि भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। भारत में उगाई जाने वाली फसलों को मोटे तौर पर 2 मौसमी आधारों पर बांटा जाता है। पहली जुलाई माह में बोई जाने वाली खरीफ फसल और दूसरा अक्टूबर के अंत में बोई जाने वाली रबी फसल। अगले सवाल को देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इसका ऑप्शन बी है सिंदरी में, वो करेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी बिहार में लगाया था। भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की विशेष कमी है, जिसको पूरा करने के लिए यह संयंत्र लगाया गया था। अगला सवाल, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आपको बता दें कि कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट है। अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में लगाई गई थी, लेकिन साल 1854 में कवासजी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित मुंबई स्पिनिंग वीविंग कंपनी सच्चे अर्थी में भारत के आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव मानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, कपड़ा उद्योग में। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति किस क्षेत्र में की है? तो आपको बताते हैं कि गेहूं के उत्पादन में। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गए हैं। भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। देखते हैं अगला सवाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब है चावल। जी हाँ, इसका उत्तर अच्छी तरह से रट लें क्योंकि यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो समझते हैं कि भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल के 32% पर धान की खेती की जाती है। भारत समस्त संसार का 22% धान उत्पादित कर दूसरे स्थान पर है। चावल की मुख्य किस्में साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरयू, महसूरी, लुनाश्री, पूसा 33 वाला इत्यादि हैं। अगला सवाल, जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी जो है निवेश बैंक का, ये करेक्ट है। जीवन बीमा निगम यानी LIC का नाम तो आपने सुना ही होगा।
भारत में यह निवेश बैंक है। यह ब्रिटिश काल की देन है। सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसमें सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन की बीमा प्रारंभ किया गया। अगला सवाल, किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका सही जवाब है 1991 में। बता दें कि भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार सितंबर 1949 में भारतीय रुपए को 30.5% अवमूल्यन किया गया। दूसरी बार 6 जून 1966 को रुपए को 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। तीसरी बार 15 जुलाई 1991 में 3 बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन का मतलब देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से है। देखते हैं अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग कौन सा है? तो आपको पहले बताते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन हड़प्पा काल के समय से है, जबकि आधुनिक काल में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित हुआ। तो इसका जो ऑप्शन सी है सूती वस्त्र वो करेक्ट है। अगला सवाल, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन ए है चेलैया समिति, यह करेक्ट है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। अब राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो एक सरकार के कुल व्यय और कुल आय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल, भारत में किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो आपको बता दें कि जनता पार्टी के शासनकाल में 1978 से 83 के लिए स्वीकृत 6वीं पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान कहा गया था। आगे कांग्रेस सरकार ने इस योजना को 1980 से 85 नए सिरे से शुरू की। तो इसका जो ऑप्शन सी है जनता पार्टी का शासनकाल वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वो करेक्ट है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। देखते हैं सवाल नंबर 27, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इन चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन बी है जीडीपी वो करेक्ट है। भारत में 1950 से लेकर 1980 तक जीडीपी की विकास दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी जाती थी। इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी भी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार थी। अगला सवाल, लेखानुदान किसके लिए बना है? तो पहले समझते हैं लेखानुदान को। तो यह लेखानुदान मांगों व विनियोग विधेयक सरकार की बजटीय कार्रवाई का एक हिस्सा है। दरअसल सरकार का बजट अप्रैल से मार्च तक के लिए होता है, लेकिन वर्तमान में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु यह करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी है कृषि में, यह करेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में छिपी या प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कृषि में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए तो सीमांत उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी। और भी आपका अंतिम सवाल, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी का क्या अर्थ है? तो इसका जो ऑप्शन डी है आर्थिक असमानताएं वो करेक्ट है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। भारत में निर्धनता का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक निर्धनता पाई जाती है। भारत के सबसे निर्धन राज्यों में बिहार प्रमुख है। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के इन सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।